So welcome to the third lecture. So today's topic is transients in transmission line. So as we know that transmission line mainly consists of three passive elements, which is R, L and C. So here when we talk about transients in RL circuit or transients in transmission line, we usually neglect capacitance. Okay. So what we left is series RL circuit. So what we have done is we are considering a series RL circuit where a voltage V is applied, which is given by root 2 V sine of omega t plus अल्फ़ा. ओके. सो हम लोगों ने क्या किया है कि एक वोल्टेज अप्लाई किया रूट टू वी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ये सीरीज़ आरएल सर्किट को, और ये सीरीज़ आरएल सर्किट में एक हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है ये एक स्विच एस. ओके. तो जब भी हम लोग ये स्विच को ऑफ करेंगे, ठीक है, तो स्विच को ऑफ करने के बाद यहाँ से एक करंट आई निकलेगा. दिस इज़ योर करंट आई. वन सेकेंड. दिस इज़ योर करंट आई. और ये जो करंट आई रहेगा इसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे जो आप लोगों ने नेटवर्क एनालिसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. एक रहेगा स्टेडी स्टेट करंट आई एस एंड सेकेंड विल बी आई ऑफ टी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डीसी ऑफसेट करंट. इसको शायद तुमने कुछ और नोमेनक्लेचर भी यूज़ किया होगा, बट यूजुअली आई ऑफ टी यूज़ करते हैं. दिस इज़ ट्रांजिएंट करंट और इसको हम लोग बोल सकते हैं डीसी ऑफसेट करंट. और ये जो आई एस और आई टी है, it is given by IS, it is your steady state current, which is given by root 2 V sine of omega t plus अल्फ़ा माइनस थीटा. जब तुम इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद तुमको ये दो कंपोनेंट्स मिलेंगे आरएल सर्किट. हमारे नेटवर्क एनालिसिस में भी होगा. इसको जब सॉल्व करने के बाद आई एस इक्वल्स टू रूट टू वी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा जो है तुम्हारा स्टेडी स्टेट करंट आई एस, एंड आई ऑफ टी विच इज़ योर डी सी ऑफसेट करंट आई टी. इट इज़ गिवन बाय रूट टू वी साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा e raised to the power minus r by l multiplied by t. ओके. सो ये तुमको मिल गया एक डीसी ऑफसेट करंट और एक मिला तुमको स्टेडी स्टेट करंट. अब ये जो डीसी ऑफसेट करंट है यहाँ पे देखो e raised to the power minus r by l t. तो जैसा जैसा टाइम इंक्रीज होगा वैसा वैसा क्या होगा, ये डीसी ऑफसेट वैल्यू की डीसी ऑफसेट करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होते जाएंगी. और एक टाइम आएगा कि जब ये करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ स्टेडी स्टेट करंट. सो दिस वैल्यू डिकेज एज टाइम इंक्रीजेस. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसा वैसा क्या होगा कि ये जो ई रेज़ टू द पावर एक्सपोनेंशियल टर्म है वो डिके होते जाएगा. तो इसकी वजह से जैसे ये देखो अभी ये जो करंट है हमारे पास मेन करंट आए दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, स्टेडी स्टेट करंट एंड डीसी ऑफसेट करंट. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डीसी ऑफसेट यानी क्या रहता है कि ये तुम्हारा पकड़ लो, दिस इज़ योर स्टेडी स्टेट करंट. ओके, स्टेडी स्टेट करंट, और इसको मैं लिख देता हूँ आई एस. एंड डीसी ऑफसेट यानी क्या रहेगा, दिस इज योर डीसी ऑफसेट, बट इसका जो नेचर है ये क्या है, एक्सपोनेंशियल. यानी एक्सपोनेंशियली क्या होगा, ये डिके होते जाएगा, कम होते जाएगा. सो ये तुमको मिला स्टेडी स्टेट करंट एंड एज वेल एज ट्रांजिएंट और व्हाट वी कैन से इट डीसी ऑफसेट करंट आई ऑफ टी. अब अपने को क्या करना है कि ये दोनों वेवफॉर्म को ऐड करना है. तो जब भी हम दोनों वेवफॉर्म को ऐड करोगे तो देखो इसके मैग्नीट्यूड में ये मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा, ये जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड में ये मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा. फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड यानी वेव शेप जो इसकी है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, फाइनल वेव शेप.
वेव शेप ऊपर शिफ्ट होगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये वेव शेप जो है स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो अपन इसको फाइनली किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये आ गया, वेव शेप ऊपर शिफ्ट करना है तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया, और फाइनली अपने को स्टेडी स्टेट अचीव होता है। तो देखो एक्सपोनेंशियली डीसी ऑफसेट कम होते गया, उसके बाद ये स्टेडी स्टेट अपने को अचीव हुआ। यहाँ पे भी देखो ये एक्सपोनेंशियली स्टेडी स्टेट बाद में अचीव हो गया। तो इस तरह से ट्रांजिएंट में अपना जो है, ट्रांजिएंट कंडीशन में सीरीज आरएल सर्किट इस तरह से बिहेव करता है। तो इसमें क्या रहता है, मेनली दो कंपाउंड्स अपने को ध्यान में रखना है। एक कौन सा अपना स्टेडी स्टेट करंट एंड सेकंड वन इज योर डीसी ऑफसेट करंट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि शॉर्ट सर्किट ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन। एक अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, शॉर्ट सर्किट ऑन अ सिंक्रोनस मशीन। अब सिंक्रोनस मशीन की बात करेंगे तो एक सिंक्रोनस मशीन हम लोगों ने ऐसे ले लिया, सिंक्रोनस मशीन, इसको 3 फेज आ रहे हैं, दिस इज आर वाई एंड दिस इज बी। तीनों फेजेस के टर्मिनल्स पे एक शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जब तीनों फेजेस में शॉर्ट सर्किट होगा तो एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, टी इक्वल्स टू ज़ीरो यानी क्या कि बस इमीडिएट शॉर्ट सर्किट हुआ। कंसिडर करो कि इसको अपन ने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, और ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने कुछ तो भी एक स्विच वगैरह यूज़ कुछ कर सकते हैं, या फिर सीधे से कंसिडर करो कि यहाँ पे 3 फेज एक फॉल्ट ऑकर हो गया। तो जैसे 3 फेज फॉल्ट ऑकर होगा तो टाइम एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सिंक्रोनस मशीन में क्या रहेगा कि तुम्हारे पास 3 वाइंडिंग्स रहेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग एंड डैम्पर वाइंडिंग। ये तीनों जो वाइंडिंग्स है ये क्या आ जाएंगी, एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ जाएंगी। दिस इज़ योर मशीन पार्ट, जो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, और इसके साथ में सीरीज में कनेक्टेड रहेगा लीकेज रिएक्टेंस, डैम्पर वाइंडिंग, दिस इज योर आर्मेचर वाइंडिंग, दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, सो एट टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो, टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो यानी क्या, बस अभी तुम्हारा जो मशीन है, मशीन के टर्मिनल पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो उस टाइम पे जो तुम्हारा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है, दिस विल बी एक्स डी डबल डैश, एंड एक्स डी डबल डैश it is known as subtransient reactance, and this subtransient reactance it will be given by XL plus armature winding reactance parallel with, sorry double dash, armature winding reactance parallel with field winding reactance parallel with damper winding reactance। ओके, सो सब ट्रांजिएंट कंडीशन में क्या होगा कि तुम्हारे जो तीनों वाइंडिंग्स है, डैम्पर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग, तीनों क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ जाएंगे। सो जो इसका इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट रिएक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है, पैरेलल में है। सो पूरे सर्किट का जो ये पूरे सिंक्रोनस मशीन का जो है इफेक्टिव रिएक्टेंस विल बी लेस, विच इज़ गिवन बाय सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस एक्स डी डबल डैश। सेम वे में जैसे टाइम आगे बढ़ेगा एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस डेल्टी, डेल्टी हम लोगों ने कुछ कंसिडर कर दिए। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, तो जैसे टाइम आगे बढ़ेगा उस टाइम पे क्या होगा कि तुम्हारे सर्किट में ये लीकेज रिएक्टेंस तो परमानेंट रहेगा, उसके साथ में पैरेलल में आ जाएंगे आर्मेचर वाइंडिंग, उसके साथ में पैरेलल में आ जाएगा फील्ड वाइंडिंग। ओके, सो दिस इज़ आर्मेचर वाइंडिंग, दिस इज़ फील्ड वाइंडिंग।
डैम्पर वाइंडिंग का काम क्या है कि सडन ऑसिलेशंस को अवॉइड करना। तो उसने अपना काम कर दिया, जैसे टाइम बढ़ा ऑसिलेशंस कम हो गए, तो उसके बाद वो पैरेलल से हट जाएगा, तो बचेगा कि अपने पास सिर्फ आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग, ये दोनों पैरेलल पे हो गए। सो नेक्स्ट अपने पास जो इफेक्टिव इसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रहेगा, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांजिएंट रिएक्शन एक्स डी डैश, इट इज़ गिवन बाय एक्सएल प्लस एक्स ए पैरेलल विथ एक्स एफ। ओके, अब फर्दर जैसे आगे और टाइम जाएगा, और फर्दर टाइम जाने के बाद क्या होगा कि जो तुम्हारा फील्ड वाइंडिंग है उसका भी रिएक्टेंस निगलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो तुम्हारे पास रिएक्टेंस बचेगा, जो तुम्हारे पास इक्विवेलेंट सर्किट बचेगा, उसको बोलेंगे हम लोग स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस, विच इज़ गिवन बाय एक्सएल एंड दिस इज एक्स ए। सो एक्स डी इक्वल्स टू, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस, it is given by, or steady state reactance or synchronous reactance, it is given by leakage reactance plus armature reactance XD। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास 3 रिएक्टेंसेस मिले। पहला मिला है XD डबल डैश, दूसरा मिला है XD डैश, तीसरा मिला है XD। तीनों को देखते हुए बताओ कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है और किसकी वैल्यू कम है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स डी डैश में 3 पैरेलल में है, तो तीनों पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, इसका इफेक्टिव रिएक्टेंस विल बी लेस। यहाँ पे दो रिएक्टेंसेस पैरेलल में है, तो उसका इफेक्टिव रिएक्टेंस विल बी लिटिल मोर। यहाँ पे सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा इक्विवेलेंट इफेक्टिव रिएक्टेंस इट विल बी ग्रेटर। ठीक है, सो एनालिसिस से हम लोग को पता चला कि एक्स डी डैश, एक्स डी डबल डैश इट इज़ लेस देन एक्स डी डैश, इट इज़ लेस देन एक्स डी। यही हम लोग करंट के टर्म्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होने वाला है सिंक्रोनस मशीन के टर्मिनल्स में, सो लेट इट बी आई जी। ठीक है, जनरेटर कंसिडर कर दिए, तो ये जो जनरेटर से करंट फ्लो होने वाला है इट विल बी, पहला रहेगा आई जी डबल डैश, सेकंड विल बी आई जी डैश एंड थर्ड विल बी आई जी एक्स जी डबल डैश। करंट इक्वल्स टू वोल्टेज बाय इम्पिडेंस, इम्पिडेंस यहाँ पे कम है तो करंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सब ट्रांजिएंट करंट इट इज़ ग्रेटर देन ट्रांजिएंट करंट विच इज़ ग्रेटर देन योर स्टेडी स्टेट करंट। सो सबसे ज़्यादा जो हजार्डस करंट है विच इज़ योर सब ट्रांजिएंट करंट। तो एनालिसिस करते टाइम पे, जब भी हम लोग स्विच गियर सिलेक्ट करते टाइम पे, हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि हम लोगों को उसका सब ट्रांजिएंट करंट पता रहे। ठीक है, तो यूजुअली न्यूमेरिकल्स में तुम लोग देखोगे कि तुमको बोला जाता है कि फाइंड आउट द सब ट्रांजिएंट करंट फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे ये कुछ एक थोड़ा सा थ्योरी पार्ट था जो हमको कवर करना था, जो हम लोगों ने ये लेक्चर के थ्रू कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं अभी न्यूमेरिकल में। सो एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसको देखेंगे हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल लिया था उसमें हम लोग अगर जो शॉर्ट सर्किट एमवीए का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, सो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट एमवीए का कंसेप्ट प्रॉपरली अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शॉर्ट सर्किट एमवीए तुम लोग तब यूज़ करना जब तुम्हारा जो बेस एमवीए है, दैट बेस एमवीए इट इज़ इक्वल टू द मैक्सिमम एमवीए रेटिंग ऑफ द सिस्टम। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे मैक्सिमम एमवीए रेटिंग था अपने पास 10 एमवीए। लेट मी सी, तो यहाँ पे देखो लास्ट लेक्चर का जो न्यूमेरिकल लिए थे, यहाँ पे मैक्सिमम रेटिंग अपने पास कितना था 10 एमवीए, और हम लोगों ने बेस एमवीए लिया था 100 एमवीए। सो जब भी ऐसा कुछ तुमको न्यूमेरिकल मिले जहाँ पे तुम्हारा बेस एमवीए सिस्टम का जो मैक्सिमम एमवीए है वो कम है और बेस एमवीए बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे जो हम लोगों ने लास्ट इसमें ये प्रोसेस फॉलो की थी वही सेम प्रोसेस से तुम लोगों को कैलकुलेशंस करने हैं। पहले स्टेप क्या करते हैं हम लोग कि एज़ पर न्यू बेस एमवीए हर एक का रिएक्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सेकंड, उसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लोग डायरेक्ट करंट इक्वल्स टू V बाय Z ये फॉर्मूला यूज़ करके फॉल्ट करंट फाइंड आउट करते हैं। वो मिलता है अपने को पर यूनिट, बेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट, वेर इट गिव्स यू दी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर हो गई। सेकंड प्रोसीजर अभी हम लोग देखते हैं यूजिंग शॉर्ट सर्किट एमवीए न्यूमेरिकल। गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, और ये जो लास्ट न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था वो मैक्सिमम टाइम तुम लोगों को यूनिवर्सिटी में दिखेगा, समर 18 एज वेल एज कौन सा है ये दूसरा, समर 17, दोनों जगह पे ये सेम क्वेश्चन तुमको पूछा गया था। ठीक है, so write down the question. A 63 MVA, 11 kV synchronous generator is connected to a 75 MVA, 11 by 132 kV delta star transformer, full stop. The sub transient direct axis reactance of generator is 0.15 per unit and of transformer is 0.1 per unit, full stop. The generator is in no load condition, full stop. The symmetrical fault suddenly occurs on 132 kV side of transformer, full stop. Find the symmetrical subtransient fault current and also calculate fault MVA. ओके, सो यहाँ पे तुम लोग कह दिया है कि एक 63 MVA का जनरेटर है। डायरेक्टली हम लोग इसका एक काम करते हैं कि सर्किट ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा वर्ड प्रॉब्लम में आ सकता है जिसका तुमको एक सर्किट ड्रॉ करना ज़रूरी है। ठीक है, सो क्या बोला है न्यूमेरिकल में कि एक कोई तो भी सिंक्रोनस जनरेटर है। ये जनरेटर कितने MVA का है, 63 MVA, 11 kV
एंड एक्स जी डबल डैश, इसका नाम एक्स जी डबल डैश क्योंकि जनरेटर, इसलिए इसका रिएक्टेंस एक्स जी डबल डैश। और डबल डैश क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो तुमको क्लियरली मेंशन है कि सब ट्रांजिएंट डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर इज 0.15 पर यूनिट। तो एक्स जी डबल डैश इट इज इक्वल टू 0.15 per unit. Okay. Next, it is connected to a 75 MVA. ये एक ट्रांसफार्मर है, इसका तुमको MVA रेटिंग गिवन है 75 MVA, 11/132 kV, XT इक्वल्स टू 0.1। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर में तुमको कभी भी सब ट्रांजिएंट या स्टेडी स्टेट ऐसा नहीं मिलेगा। इसका जो तुमको हमेशा जो रिएक्टेंस गिवन रहेगा दैट विल ऑलवेज बी अ सिंपल लीकेज रिएक्टेंस विच इज़ XT। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ना डैम्पर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग नहीं है, फील्ड वाइंडिंग नहीं है, तो कोई भी पैरेलल भी नहीं आएगा, रहेगा कि सिर्फ अपने पास एक लीकेज रिएक्टेंस XT। ठीक है, सो XT इक्वल्स टू 0.1 पर यूनिट। क्या पूछा है कि द जनरेटर इज़ ऑन नो लोड कंडीशन, तो आगे हमें कुछ भी लोड कनेक्टेड नहीं है। फिर द सिमेट्रिकल फॉल्ट सडनली ऑकर्स ऑन 132 kV साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। सो ये 132, ये 11 kV है, ये 132 kV है, तो 132 kV साइड पे क्या होगा, एक सडन फॉल्ट हो गया। सो दिस इज़ योर फॉल्ट F। तो जैसे ही सडन फॉल्ट हुआ तो क्या हो गया, फाइंड आउट करना है तुमको कि सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट कितना है एंड उसका फॉल्ट MVA। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट विच इज़ IG डबल डैश, और इसको हम लोग G के जगह पे बोल सकते हैं IF डबल डैश एंड फॉल्ट MVA। फॉल्ट MVA मीन्स शॉर्ट सर्किट MVA। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट MVA का कंसेप्ट। ओके, सो ये तुमको दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि एक बेस MVA चूज़ करना है। स्टेप 1, MVA बेस क्या लोगे, MVA बेस इक्वल्स टू 75 MVA। 75 MVA क्यों लिया, क्योंकि मैक्सिमम जो रेटिंग है सिस्टम में विच इज़ 75 MVA। बेस MVA ले लिया तो जो जनरेटर का सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस एज पर न्यू बेस MVA चेंज हो जाएगा। XG डबल डैश इक्वल्स टू XG डबल डैश मल्टीप्लाइड बाय MVA बेस न्यू बाय MVA बेस ओल्ड। XG डबल डैश कितना है, इसका 0.15 मल्टीप्लाइड बाय MVA बेस न्यू। MVA बेस न्यू कितना है यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाय हाउ मच 63। ठीक है, जितना भी आएगा यू लो, यू गाइस ओनली कैलकुलेट। ओके, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद XT ट्रांसफार्मर का विच इज़ गिवन बाय XT मल्टीप्लाइड बाय MVA न्यू बाय MVA ओल्ड। यहाँ पे KV बेस ओल्ड बाय KV बेस न्यू का होल स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोडेड कंडीशन में ही तुमको वो लेना पड़ेगा। ठीक है, या फिर प्रॉपरली मेंशन ना रहे कि ये पर्टिकुलर जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज 10.8 kV है या ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का वोल्टेज 130 kV है। ऐसा जब तक बोला नहीं जाए तब तक तुम्हारा बेस MVA चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो XT इज़ J 0.1, यहाँ पे भी J लिखना बिकॉज वी आर डीलिंग विथ रिएक्टेंस। J 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 75 विच कम्स आउट टू बी J 0.1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, इसका एक इक्विवेलेंट इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
इक्विवेलेंट इम्पीडेंस डायग्राम क्या रहेगा, ये आएगा तुम्हारे जनरेटर का वोल्टेज सोर्स, उसके साथ में उसका रिएक्टेंस, ये आ गया ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, और तुरंत बाद क्या होगा, एक फॉल्ट अकर हो गया. दिस इज एक्स जी डबल डैश, दिस इज एक्स टी, दिस इज योर वी. अब नो लोड कंडीशन पे है, सो वी कैन कंसिडर एज 1 एट एन एंगल 0 डिग्री. ओके. अब चाहिए तो हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं दैट आई जी डबल डैश इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय एक्स जी डबल डैश प्लस एक्स टी. ये कैलकुलेशंस आप कर लो कितना आता है. यहाँ से देखो, यहाँ से मिल जाएंगे तुमको वैल्यू इन पर यूनिट. अब तुमको चाहिए किसमें वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू चाहिए, आई जी नहीं आई एफ, सॉरी, दिस शुड बी आई एफ डबल डैश. ओके, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा दिस विल बी आई एफ डबल डैश. अब आई एफ बेस इक्वल्स टू एम वी ए बेस डिवाइडेड बाय वी बेस. एम वी ए बेस इट इज़ 75 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय वी बेस. वी बेस लेते समय मेरे ख्याल से जब लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, लास्ट न्यूमेरिकल जेड पर यूनिट आई एफ बेस, हाँ, तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 6.6 डायरेक्टली ले लिया था. बट दिस 6.6 शुड बी डिवाइडेड बाय, 1 सेकेंड, sorry, this is your